अब भारतीय साहित्य मंच का हमारा ये आज का कार्यक्रम विशेष अपने कवि को पहचाने के अंतर्गत आज हमने आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्त जी को यहाँ पर आमंत्रित किया है। हमारे इस कार्यक्रम की तीन चरण हैं। प्रथम चरण में हम अ, अपने आमंत्रित कवि का जीवन परिचय हम उनसे जानते हैं, उनके जीवन की संबंधित बातें आज उनसे हम जानेंगे। हम्म, और दूसरे चरण में हम उनका जो अम, ये साहित्यिक परिचय। साहित्यिक जो परिचय है, जो साहित्यिक जीवन उनका है, उनके साहित्यिक जीवन की यात्रा के बारे में हम लोग जानेंगे। और तीसरे चरण में उनकी पसंदीदा रचनाएं हम लोग चुनेंगे। तो हम कार्यक्रम को आरंभ करते हैं और डॉक्टर साहब आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने जीवन प्रारंभिक जीवन से अपनी यात्रा जहां से आपने होश संभाला है वहां से आरंभ करें। स्वागत है आपका। स्वागत। धन्यवाद। धन्यवाद। वैसे तो रग रग हिंदू, रग रग हिंदू, तन मन सनातन, यही मेरा जीवन बंधन, यही मेरा परिचय बंधन। वाह वाह यही वाह। परिचय है, मूल परिचय तो यही है। अम, उस जमाने की पढ़ी लिखी महिला, यानी कक्षा 5 पास, हमारी माता जी, जिनका प्रारंभ दिन का प्रारंभ ही जो है ना, कीर्तन बंदन, पूजा बंदन और रामायण के सस्वर पाठ से होता था। वाह। और प्रखर राष्ट्रवादी पिता, जी। जो कि अम, उनकी जो है ना 8 संतानों में से 4 भाई 4 बहनों में से मैं तीसरा था। वाह। तो ना, हाँ, बड़े भाई इमीडिएटली बड़े थे, उसके बाद थर्ड में था। तो मुझे, उनको तो सब भैया कहा जाता था और मुझको छोटू कहा जाता था। जी। छोटू कहा जाता था। ये प्रारंभिक तो यही हुआ। जी। ग्राम मिठापुर, जो कि फतेहपुर सीकरी के पास गांव है। जी। मिठापुर ग्राम है, जो मूलतः जाटों का गांव है, डाकुओं का। अच्छा। वहां के परिवारों में जो है ना कोई डकैत जरूर हुआ करता था, क्योंकि वो जाटों का गांव था ना, ठाकुर जाटों का वो जी। था। हमारा घर ही पोस्ट ऑफिस के सामने था, और पोस्ट ऑफिस के जो उसे क्या कहते हैं, पोस्ट मास्टर थे, वो ठाकुर हरनाम सिंह। जी। उनके क्या कहते हैं, वो तो बड़े सज्जन आदमी थे, लेकिन उनके बेटे जो है ना, वो डकैत थे बाकायदा। अच्छा। दिन में कपड़े की दुकान करते थे सामने, और रात में लोगों को लूटते थे। ये थे। उनका काम था, ये- यही उनका काम था। तो जब हम शहर से जाते थे, पहली बार जो हम शहर से जब गए, तो कुएं पे गए। उसमें लोगों ने सामने दुकानें उकानें थी। एक्चुअल में जो घर हमारा था, वो घर तो क्या था, वो दुकान थी। हम लोग जमींदार थे, जी। उस गांव के जमींदार थे। लगभग आधा गांव हमारा था। लेकिन वो सरकार ने, जब अपनी सरकार आई, मतलब देश स्वतंत्र हुआ, तो सारी जमींदारी छीन ली गई, और साथ में कुछ कागज पकड़ा दिए गए, बॉन्ड, जो कि बाद में देखे तो 80 रुपए के थे, अच्छा। हमारे हिस्से का। क्योंकि बड़े ताऊजी भी थे, और 2 ताऊजी थे और थे, तो हिस्से का जो है ना वो, अब उन दिनों 80 रुपए तो ठीक है, बहुत होते होंगे, बहुत होते होंगे, हाँ। उनकी सही। कोई खास वो नहीं थी। तो बड़ी हवेली, 56 दरवाजों वाली हवेली थी हमारी। अच्छा। हमको तो पता नहीं था। अरे वाह।
सब जाटों ने उन लोगों ने कब्जा किया हुआ था। क्योंकि पहले तो हमारे ताऊ जो है ना, वो गांव से छोड़ के शहर चले गए आगरा। हम्म, वहां कोई नहीं रहा। सबसे छोटे हमारे पिताजी थे। कुछ टाइम वहां दुकान करते हुए रहे। बनिया से दुकान तो करते ही थे। तो वो वहां रहे। कुछ टाइम बाद तो जब हमारी बुआ जी और वो सब लोग आती थी, तब वो अंदर गांव में जाती थी और उनसे कहती थी कि तुमने हमारा ये सारा कोठी क्यों, क्या कहते हैं, कब्जे में कर ली है। हम्म, ने कहा, अरे नहीं, आप आ जाओ यहाँ पे रहो। अच्छा। अब वहां रहे कौन। कुछ समय बाद पिताजी भी शहर आ गए। और शहर में आकर के वो अपना मुनीम जी, वो बहुत अच्छे बुक पढ़े तो केवल उस समय के मिडिल पास थे। हम्म, बहुत माना जाता था मिडिल जी पास जी उस बिल्कुल। समय के। तो वो बही खाता बहुत अच्छा करते थे, यानी अकाउंटेंट थे। तो आगरा के नामी मुनीम वो हुए। उनके लिखे हुए बही खाते खाते सेल टैक्स वाले भी मानते थे, इनकम टैक्स वाले भी मानते थे। अच्छा। इतने वो अच्छे, क्या कहते हैं, वो मुनीम जी फेमस थे। और गांव में उनको कहा जाता था जगन्नाथ कट्टर। अच्छा। जब हम पहुंचे कुएं पे, तो लोगों ने पूछा, भाई किसके लल्लू हो। हम्म, हम एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्होंने कहा कि भाई कहाँ रहते हो। हम्म, पोस्ट ऑफिस के सामने। अच्छा, जगन्नाथ कट्टर के बच्चे हो, शहर के हो, तभी लग रहे हो शहर के हो। तो फिर हम एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तो उन्होंने कहा, अरे तुमको नहीं पता है, तुम्हारा जो बाप था ना वो जो ना लठ ले पहलवान था, कट्टर था बिल्कुल। लठ लेके कुएं पे, ये कुआं तुम्हारा ही तो है। कुएं अच्छा। पे खड़ा हो जाता, कोई भी मुसलमान पैर नहीं रख सकता है कुएं पे। लठ लेके खड़ा था, कोई मुसलमान कुएं पे पैर नहीं रखेगा, इधर नहीं आएगा। हम्म, तो इस तरह से तो हम बड़े भाव विभोर हुए अपने पिताजी के, क्या कहते हैं, ये पदवी सुन के। अच्छा। हम प्रारंभ में हम और पहली प्राइमरी स्कूल, पहली क्लास में तो बड़ी बहन के साथ पढ़ने जाते थे, दूसरी क्लास में बड़े भाई के साथ पढ़ने जाते थे। उसमें एक बात यह है कि हमारा और बड़े भाई साहब की क्लास आमने सामने थी अच्छा। स्कूल में। हम्म, तो एक बार हम सब लोग दादा कहा करते थे, बड़े भाई को दादा। और वो बड़े भाई साहब जरा थोड़े स्मार्ट थे, उनको अच्छा नहीं लगता था। हम्म, वो कहते थे, भाई साहब कहा करो। अच्छा। शहर में आ गए थे ना। हम्म, तो जैसे ही खाने हुई, वो निकले, हम वहां से निकले, वहीं से चिल्लाए, दादा। अच्छा। तो उन्होंने जब पास आए तो उन्हें एक झापड़ दिया, भाई साहब कहा करो। अच्छा। उसके बाद कभी दादा शब्द ही नहीं निकला। क्लास। और हम भाई साहब कहने लगे तो सारे छोटे भाई सभी भाई साहब कहने लगे, तो बड़े खुश। हम्म, वो थोड़े स्मार्ट थे। दूसरी घटना ये है कि पिताजी, हम जब शहर आ गए ना, तो पिताजी ने दूसरी क्लास में का दो का पहाड़ा जो है ना, सिखाया। हम्म, अब हम दो का पहाड़ा ही नहीं सीख रहे। खूब सिखाया, 2 दिन 3 दिन। छड़ी बड़ी का भी आजमाया पिताजी ने, पर हम्म, नहीं याद आया दो का पहाड़ा। हम्म, क्योंकि जब मैं शुरू से ही, जैसे आप सब जानते हैं, तार्किक हूँ, तो दो का पहाड़ा नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि ये तो कूड़ मगज है, पता नहीं पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, हम्म, छोड़ दो। उन्होंने तो हाथ पैर छोड़ दिए। तो बड़ी सिस्टर ने कहा कि भाई, भैया तुम, क्या कहते हैं, याद क्यों नहीं कर लेते हो पहाड़े को, कोई हम्म, कठिन थोड़ी है। तो हमने कहा, नहीं कठिन तो नहीं है, पर फायदा क्या पहाड़ा पढ़ने का, फायदा क्या, हम्म, इसको रटने का क्या फायदा है। हम्म, मैंने कहा, अच्छा, कि तुमने गिनती तो पढ़ ली ना 1 से 100 तक के। हाँ, तो गिनती का क्या फायदा है। हम्म, कि नहीं, गिनती से तो हम गिनते हैं 1 2 3 4 5,
हम्म। खेलते में भी जो है ना गिनते हैं। हम्म। तो ऐसे ही तो 100 से आगे कुछ पढ़ना है ना, 100 से आगे कैसे बढ़ेंगे? 100+2, 100+100, 200, ऐसे कैसे करेंगे? तो पहाड़ा तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बगैर तो कोई चारा ही नहीं है। हम्म। और उसकी कोई तरीका ही नहीं है रटने के अलावा। हम्म। नहीं तो आगे गणों भाग जाओ तो तमाम सवाल कैसे करोगे? हम्म। तो हमारे दिमाग में आया कि अच्छा ये बात है। हम्म। तो अच्छा ठीक है। और फिर 20 तक पहाड़े याद हो गए। अच्छा। उसके बहुत बाद सही। 20 तक याद। तो प्राइ फिर आगे ये तो परिचय हो गया। हम्म। और परिचय। परिचय में क्या बात है? नहीं, क्या उसके चीज? बाद ये तो छोटेपन की बात है। उसके बाद बड़ी क्लासेस में आप आए होंगे। आपकी जिंदगी में बचपन में खेल कूद में क्या क्या, कहाँ कहाँ क्या हिस्सा लिया आपने? हम्म, ये जूनियर हाई स्कूल में हाँ, जो ना ऐसा कोई खेल कूद नहीं जिसको हम नहीं खेलते थे। हर खेल कूद में, तो खेल कूद तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज थी। खेल में ज्यादा मन लगता था। जी। तो हर खेल खेलते थे। फुटबॉल, हम्म। कबड्डी, क्रिकेट। क्रिकेट उन दिनों इतना प्रचलन नहीं था। उस समय क्रिकेट इतना प्रचलित नहीं था। हॉकी और फुटबॉल ज्यादा। तो हम फुटबॉल खेलते थे, और बाकी कबड्डी और वो गली के खेल और वो ये सारे तो होते ही थे। छत के खेल, शहर में तो छत होती थी और गली होती थी। जी। तो छत के खेल, गली खेल सारे सभी खेलते थे। कोई तो प्राइमरी कक्षा से जूनियर कक्षा में आए, हम्म। हमारी पढ़ाई भी जो है ना कंटिन्यूअस नहीं रही। तो फिर गांव से शहर में आए, फिर भर्ती हो गए उसमें स्कूल में। तो पढ़े दूसरी तक, हम्म। तीसरी तक। तीसरी में जो है एग्जाम हुआ, तो पंडित जी ने, टीचर ने कहा कि एग्जाम फीस लेके आओ। हम्म। मैं पिताजी ने कहा एग्जाम फीस काय बात की? ये कौन सी, ये तो सरकारी स्कूल है, ये तो सब फ्री होता है, नहीं देंगे। पिताजी तो थे न खाऊंगा न खाऊंगा वाले। अटल जी से बहुत पहले ही उनका सिद्धांत था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। हम्म। वो जहाँ नौकरी करते थे, उसके लाला को भी जो है, उसे लाले का बेटा अगर पैसे मांगने आएगा तो कहेगा क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, कितने चाहिए, काय को चाहिए। लाला जी ने उनको सौंप रखा था कि हम्म। ठीक है, ये कंट्रोल रखो बजट पे। हम्म। वो तो उनका ये था, तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं देंगे, नहीं देंगे। तो वो बैठे ही नहीं फिर एग्जाम में। उसके बाद सिस्टर की शादी हो गई थी। जब सिस्टर आई, उन्होंने कहा ये बैठा काय को है, हम्म। स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं? वो जाके 5वीं क्लास में भर्ती करा आई। अच्छा। फिर फिर 5वीं पास हुए। 5वीं पास हो गए, 5वीं पास हो करके फिर वही बात आई, उन्होंने कहा नहीं मत जाओ। हम्म। फिर नहीं गए स्कूल। हम्म। फिर बड़े भाई ने काफी टाइम में, उन्हें कुछ सोच में आया कि ये स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। हम्म। वो तो लगातार स्कूल पढ़ते थे। वो तो जो है ना बड़े के आगे बेटे थे, तो वो तो जी। लगातार पढ़ रहे थे। मैं कहा ये क्यों नहीं पढ़ता? तो उन्होंने जाकर के जो ने कहा कि तुम प्राइवेट एग्जाम दे दो, हम्म। 8th क्लास का प्राइवेट एग्जाम दे दो। अब 8th क्लास सीधा 5वीं क्लास से 8th क्लास का। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। वो जो बहुत तेज आदमी थे, हम्म। बड़े भाई सब बहुत तेज थे। इस बीच हमारे आप साथ आदरणीय पुष्पा जोशी जी जुड़ी हैं, उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार। और निवेदिता नमस्कार जी हमारे साथ नमस्कार। जुड़े हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हाँ फिर दर्शक। उन्होंने कहा ठीक है, फेल ही तो हो जाओगे, कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो 8th क्लास में भर्ती कर लेगा ना। तो हम्म। मैं कहा जी तो बात ये भी सही है। तो फेल हो गए, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम होता था उन दोनों। 8th क्लास का बोर्ड का एग्जाम होता था, काफी टफ। तो इंग्लिश में और मैथ में फेल हुए शायद। भर्ती करा दिया, उसके बाद अपना लाइन चलने लगी। हम्म। और अगली बार 8th क्लास में हमने टॉप किया। अच्छा। तिमाही छमाही टॉप किया। टीचर बना दिए गए। हम्म। वो मॉनिटर। मॉनिटर। हाँ, मॉनिटर थे एक, राम कुमार गुप्ता थे।
हमारे क्लास में। उनकी मेन बात ये है, क्लास फेलो, वो मॉनिटर थे 8th क्लास के। तो जब हम गए तो हमको इंग्लिश नहीं अच्छी आती थी, टाइम टेबल इंग्लिश में था। हम्म। हमने उनसे कहा, एक चीज पूछी कि ये क्या लिखा है, तो कहता है तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। हम्म। कहता नहीं अच्छा। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा अच्छा ये बात है। उसके बाद हमने क्या कहते हैं, लगातार टॉप किया, हम्म। हमको मॉनिटर बना दिया गया। अब हालांकि उनसे दोस्ती हमेशा से रही, अच्छी दोस्त रहे। उनके घर प्रिंटिंग प्रेस था, प्रिंटिंग अच्छा। प्रेस के मालिक थे उनके पास। वो राम कुमार अग्रवाल थे, वो कविता लिखते थे। अच्छा। उनकी बात से ही, उनके साथ ही कविता हमने लिखना शुरू किया पहली बार। वो हमारे कविता के गुरु हुए। अच्छा। उसके बाद फिर हाई स्कूल में सेंट जॉन्स इंटर कॉलेज, उसके बाद इंटर कॉलेज में सेंट जॉन्स कॉलेज में आगरा में, हम्म। लगभग टॉप ही करते रहे। हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास हुआ और अपने स्कूल में टॉप किया। वाह। इंटरमीडिएट में किया फिर। और इंटरमीडिएट के बाद हम मतलब सिलेक्ट हो गए मेडिकल कॉलेज में। वाह। मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट हो गए। उसके बाद पढ़ते रहे 10 साल तक। अच्छा। वही एमबीबीएस किया। एमबीबीएस के बाद फिर इंटर्नशिप, तो वहां तो लंबा होता ही है, 5 साल का एमबीबीएस, 1 साल इंटर्नशिप, 1 साल फिर हाउस जॉब, 7 साल हो गए। उसके बाद फिर 1 साल का थीसिस, और फिर 2 साल बाद फाइनल, जी। मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद हमने एमएस किया। एमएस में भी क्योंकि हमारी एमबीबीएस में अच्छी पोजीशन थी, तो अच्छी पोजीशन वाले लोग हमेशा जाते थे मेडिसिन में। अच्छा। तो मेडिसिन में हाउस जॉब हमने ज्वाइन कर लिया। 2-3 दिन किया, तो फिर हमने लिस्ट देखी, कुछ हमें लगा कि मेडिसिन में हम्म। हमको पेड वो नहीं मिलेगा जॉब। रेजिडेंट के जॉब होते थे उन दिनों कॉलेज के, हम्म। अभी भी होते हैं, तो पेड होते हैं। तो हमने कहा भाई अनपेड तो हम नहीं कर पाएंगे। हम्म। तो पेड जॉब किस में मिलेगा, कि सर्जरी में पेड जॉब मिलेगा। तो मैंने बदल लिया फौरन। अच्छा। प्रिंसिपल प्रिंसिपल से कहे कि आपस में बात करके प्रोफेसर से, तो हमने जो सर्जरी ज्वाइन कर ली। और उसके बाद फिर सर्जरी में एमए किया। हम्म। शादी टाइम है अभी। डॉक्टर साहब, आपके जीवन में कोई ऐसे अध्यापक रहे जो आपको आज भी याद आते हैं, जो आपके प्रेरक रहे हों? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक इंटरमीडिएट जो इंटर कॉलेज था हमारा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, उसमें टीचर थे हमारे बायोलॉजी के। वो जी। हमारे बहुत प्रिय टीचर थे। वो हमेशा हमको काफी प्रमोट करते रहते थे। और बाद में हम अकेले ही सिलेक्ट हुए उस स्कूल से, हम्म। अच्छा। मेडिकल कॉलेज में। हम्म। और एक मेडिकल कॉलेज में हमारे प्रोफेसर थे सर्जरी के, तो वो कुछ दिन पढ़ा करके उसके बाद इंग्लैंड चले गए। और अच्छा। फिर बाद में इंग्लैंड से लौट के आए। तो एग्जाम के टाइम पर उन्होंने क्या किया, हमें पहचानते हो, जब वाइवा होता है ना, हम्म। ओरल ओरल होता है, ओरल, हाँ। रिटन होता है और ओरल होता है, आमने सामने बातचीत। उन्होंने कहा हमें पहचानते हो। मैंने कहा हाँ सब बिल्कुल पहचानते हैं। हम्म। क्या क्या याद है तुम्हें? अब सोचा क्या याद है। मैंने कहा हाँ साहब याद है याद है, एक बार आपने जो है ना क्लास में बेंच पे खड़ा कर दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम ये याद है। अच्छा। बहुत सही। अब क्यों खड़ा कर दिया था? मैंने साहब कुछ नहीं बताया होगा तभी तो खड़ा किया होगा, नहीं तो क्यों खड़ा करेंगे। ठीक है चलो निकलो, बहुत बढ़िया, मजेदार। जाओ जाओ पास हो तुम, हम्म। जाओ पास, पूछा पास नहीं हो कुछ भी। गए। अच्छा। तो
आपके जीवन में आप निजी जीवन में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? आदर्श आदर्श एक तो अपने माता पिता को ही मानते हैं हमेशा, क्योंकि जो हमारी आदत और बात जो है वो पिताजी की आई है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और मेरा भी यही सिद्धांत हमेशा रहा, नौकरी में भी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अच्छा। और हमेशा जो सही बात है वो जरूर कहूंगा, और जो सही है वो जरूर कहूंगा। हम्म। और तो मेनली आदर्श तो वही है। उसके अलावा तो हमारे आदर्श मूलतः विवेकानंद हैं। अच्छा। विवेकानंद हमारे आदर्श हैं। हम्म। उसके अलावा बाकी ये महर्षि दयानंद हैं, उनसे भी हम बहुत प्रभावित थे। जी। ये लोग हैं, और बाकी तो हमारे पिता तो मतलब राष्ट्रवादी थे, तो सुभाष बोस। जी। और उन दिनों तो गांधी जी हुआ करते थे, गांधी जी। आजकल थोड़ा चेंज हो गया है। उन दिनों गांधी हुआ करते, सुभाष चंद्र बोस। और एक आरएसएस जो थी संस्था, उससे भी हम प्रभावित थे, क्योंकि हमारे पिताजी आरएसएस की शाखा में जाते भी थे। वो आरएसएस के हम्म। सब प्रभावी थे, हम जाते। तो ये सभी हैं आदर्श तो में। आपके जीवन में कभी ऐसा कोई चैलेंज आया जो आपने बड़ी अच्छे से उसको फेस किया हो और टैकल किया हो, ऐसा कुछ? हाँ, चैलेंज तो कुछ आते खास ही रहते चैलेंज, हैं। खास चैलेंज एक यादगार जो आपको बिल्कुल याद हो कि ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरी लाइफ। चैलेंज आपके सर्विस के दौरान हुआ हो या कभी भी ऐसा कुछ? सर्विस सर्विस के दौरान तो बहुत चैलेंज आए हमारे। मतलब डिविजनल मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज होते हैं रेलवे में, हम रेलवे में आए, हमने ज्वाइन किया। तो उस समय ये था कि हमारे जो चीफ मेडिकल ऑफिसर दिल्ली में होते थे, नॉर्दर्न रेलवे के, उन्होंने कहा कि जाओ फिरोजपुर जाओ। अच्छा। हमने कहा कि नहीं, फिरोजपुर नहीं जाएंगे, जोधपुर भेजो। अच्छा। काफी तुम्हें था। फिर अल्टीमेटली उन्होंने कहा नहीं, फिरोजपुर जाओ। जोधपुर क्यों जा रहे हो? कि छोटा भाई वहां पे, छोटा भाई हमसे पहले सर्विस में चला गया था। तो अच्छा, दोनों मिलकर के करप्शन करोगे? अच्छा। ऐसा नहीं है। मैंने कहा फिर ठीक है, आप भेज दो। फिरोजपुर भेज दिया। जब हम मेन तो ये था कि जब हम टुंडला में थे, तो एक बार जो डिविजनल रेल मैनेजर होता है, डीआरएम, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। जी। उन्होंने एक डॉक्टर साहब ने, हमारे इंचार्ज ने कहा कि घर के ही ऊपर जुगाड़ गड़बड़ हो गई, कि घर हम तुमको नहीं देंगे, उसको देंगे। मैंने कहा हमें क्यों नहीं दोगे, हम नए आए हैं, उसके पास तो घर है, वो चेंज करना, उसको चेंज करना है घर। जैसे होता रहता है सरकारी में कामों में, उसको चेंज करना है सीनियर को। मैंने कहा कि हमारे पास घर नहीं है, हमें घर दो। तो हम मैं कहा कि नहीं, हमने घर ऑक्यूपाई कर लिया। हम्म। कि कैसे नहीं दोगे, तुम कौन होते हो? तो फिर डीआरएम तक शिकायत गई। एक बार डीआरएम आया स्टेशन पर, हम्म। उन्होंने कहा कहाँ है, उनको बुलाओ। हम गए, तो कहता नहीं नहीं, तुम घर खाली करो। हम्म। डीआरएम कहता है कि नहीं नहीं, घर खाली करो। मैंने कहा, घर खाली? तो तू कौन होता है घर खाली करने वाला, कराने वाला? हम्म। ले लिया, तुमको करना है करो। कि हम्म। नो नो नो, वी कैन, आपकी नौकरी जा सकती है, और ये है वो है। मैंने कहा नौकरी तो हम अपने टो पे रखते हैं, तुम्हारे जूते पे अपने जूते की टो पे रखते हैं। तुम्हारी नौकरी तो, हम्म। हम तो कहीं भी चले जाएंगे, दुकान खोल के बैठ जाएंगे, तुम्हारी नौकरी पूछता कौन है हम्म। रेलवे की नौकरी को? हम्म। तो क्या तुम्हारे हाथ में क्या है, नौकरी लेना तुम्हारे हाथ में है क्या? इतनी तुम्हारी औकात थोड़ा ही है। हम्म। अब वो डीओ जो हमारे साथ इंचार्ज थे वो भी साथ थे, वो थर थर कांपने लगे कि जी आराम से कह रहा अच्छा। है।
भाई डीआरएम पूरा टोटल हेड होता है उसका, हम्म, पूरे डिवीजन का। डिवीजन में कई जिले होते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। तो उनने फिर चले गए, मैंने कहा भागो यहाँ से। हम्म, चला गया। उनने सीएमओ वीएमओ से कहा होगा, ट्रांसफर करा दिया। मैंने कहा तुम कर क्या सकते हो, ट्रांसफर करा दो ट्रांसफर। जहां जाओगे मैं वही करूंगा, हम्म, जहां जाओ जहां भेजोगे मैं वही करूंगा। सीएमओ ने बुलाया। हम्म, मैंने कहा साहब ये सब कुछ नहीं होता है, नौकरी मैं अपनी शर्तों पे करता हूँ। हम्म, जो है, करे तुमको अच्छा खासा वहां भेजा था, तुम वहां जाके क्या झंझट करते हो, ये करते हो वो करते हो। मैंने कहा मैं क्या करता हूँ, वो ये कह रहे थे तो मैं कोई क्या कहते, मैं नौकर हूँ, वो तो क्लर्क है डीआरएम में, वो क्या है, वो तो क्लर्क है ना। हम्म, मैं हूँ, ये तो क्लर्क है। डीआरएम से भी कह दिया तुम तो साले क्लर्क हो। हम्म, तो डीआरएम में एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं कॉमर्शियल वाले और वो वाले सब। हम्म, तुम तो क्लर्क हो। हम्म, तो बोला तो कि जाओ, चलो वहां चले जाओ। मैंने कहा ठीक है वहां चला जाता हूँ। हम्म, ऐसे ही चलता रहा, जी। बहुत बार ऐसा हुआ। तो ये तो रहा नौकरी का। अब सुषमा जी का आपके जीवन में क्या योगदान रहा? कैसे उनको आपकी कविताएं पढ़ने का शौक हुआ? नहीं सुषमा जी तो वो मतलब प्लान्ड शादी थी, वो तो प्लान्ड शादी थी। जो हमारे साले साहब, बड़े साले साहब, हम फिरोजपुर पोस्टिंग थे जी। पंजाब में, फिरोजपुर में। तो हमारे साले साहब आए देखने। अच्छा। तो हम रेस्ट हाउस में रहते थे, रेलवे का बढ़िया सा गेस्ट हाउस और वो सब है। हम अ, वो बैठे, हमने कहा चाय मंगाते हैं, फिर गए। उसमें हम बाथरूम गए तो हमारी पे स्लिप रखी हुई थी। जब हम बाहर आए तो वो पे स्लिप को देख रहे थे। पे स्लिप में जो है ना, ये काफी होता है। और उस समय तो वो हमारा पे स्केल ही सबसे बड़ा पे स्केल होता था, 350 का। स्टेट का 300 का होता था, जी। सेंट्रल का 350 का होता था। और उसके साथ डीए और पीजी अलाउंस और सब मिला मिलू के बहुत थी, उनसे ज्यादा पे थी। तो बड़े इम्प्रेसिव। मतलब इन्फ्लुएंस हो गए। हम्म, खैर, तो शादी हो गई, प्लान शादी हो गई, सब हुआ। जब सुषमा जी पहली बारी आई, हम्म, और पहली बार ही हम क्या कहते हैं जहां से गए थे, हम्म, तब फर्स्ट क्लास का पास में हम्म, दोनों का ही लिखवा के ही ले गए थे। जी अच्छा। उनसे कहा था कि विद वाइफ लिखो, हम्म, लौट के हम विद वाइफ आएंगे। लिखे थे तो पहले ही बार फर्स्ट क्लास में गए तो सब लोग बड़े इन्फ्लुएंस हुए, करे वाह, सुषमा जी पहली बार फर्स्ट क्लास में बैठी थी। अच्छा। तो हाँ, सुषमा जी के बड़े भाई जो थे वो चीफ इंजीनियर थे जी। स्टेट में। और बाकी भाई छोटे थे, बाकी भाई पढ़ ही रहे थे, बहनें भी छोटी थी सब। सुषमा जी सबसे बड़ी हैं अपने उसकी। वो भी चार भाई चार बहन हैं, जी। फिरोजाबाद की हैं ये लोग। फिरोजाबाद में, आगरा फिरोजाबाद ज्यादा दूर नहीं था, हम आगरा में ये फिरोजाबाद में। तो जब वहां पहुंचे तो जो पहला वहां से खत हमने लिखा था वही कविता में लिख दिया। अच्छा। तो जो है ना, सालियां सबको दिखाती फिरी। दो साली हैं, अच्छा। एक थी, एक है। ओ। तो डॉक्टर साहब, आपके जीवन का कोई खास ऐसा संदेश जो आप किस सबको देना चाहते संदेश यही कि ईमानदारी से बढ़ के कोई बड़ी चीज नहीं होती है। हैं? जी। और जो कहते हैं कि दिल का साफ होना चाहिए। आपको क्या कहते हैं, इससे बढ़ के कोई चीज नहीं होती। आप जो भी करें, जो भी करना है आपको बिल्कुल साफ मन से करिए, ईमानदारी से करिए। डरने की किसी से कोई जरूरत नहीं है। ईश्वर आपके साथ है, तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। किसी की बुराई भी करने की जरूरत नहीं है,
किसी को आवे मुझे मार करने की जरूरत भी नहीं है। जी। इस तरह से इसको जिसको कहते हैं कि भाई टैक्स से जीना चाहिए, टैक्स से तो जीना चाहिए ही, लेकिन वो टैक्स में आपकी ईमानदारी ये सब होना चाहिए, सब कुछ। भाई ये जो है ना, एक बार हमसे हमारे डीएमओ ने कहा कि मैं देखो हमारे यहाँ मेडिकल टेस्ट होता है ना, विजन टेस्ट बहुत जी। जबरदस्त होता है रेलवे में। ऑपरेटिंग ब्रांच यानी ड्राइवरों का, स्टेशन मास्टरों का हर 6 महीने पे होता है, आंख टेस्ट होती है, उसमें जरा सा भी कुछ हो गया तो जी। डिवेल्यूएट कर देते हैं। तो डीएमओ ने कहा मैं देखो तुम्हें दे रहा हूँ विजन टेस्ट करने के लिए, नॉमिनेट किया जाता है ना, कुछ उसमें से हमें भी चाय चू पिला देना। मैंने कहा ये क्या होता है, हम्म। ये क्या होता है? हम्म। नहीं, आई एम गिविंग यू सिल्वर ऑन द प्लेटर। हम्म। मैंने कहा कि मैं तो न लेता हूँ न देता हूँ। और आप ये कोई एक्सपेक्ट न करें, देना हो दे, न देना हो न दे, हम्म। मुझे क्या। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत अच्छी बात लगी आपकी ये। वाह। और जब एक बार ट्रांसफर कर दिया तो हमारा ट्रांसफर कहाँ किया, ऊपर उत्तराखंड में, आपके यहाँ वो जो एक ब्रिज है, तो वो वहां पर कोई रेलवे तो है नहीं, हम्म। ब्रिज वालों ने, रेलवे वालों ने ब्रिज वालों के साथ मिलकर के वो ब्रिज बनाया था। एक ब्रिज है एक, हम्म। नाम याद नहीं आ रहा, तो वहां पोस्टिंग कर दी। कौन तो सी हमने कहा जगह ये पे? क्या है? कौन सी जगह थी? जगह का नाम याद? हाँ, जगह का नाम इमीडिएटली याद नहीं आ रहा है वो, जहां पर पोंग डैम कहाँ बना था? पोंग डैम तो मुझे भी नहीं पता। जड़गंगा। गढ़गंगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जल जड़गंगा। जलगंगा। तो हाँ, ये तो, गड़गंगा तो यही। हाँ, ये तो जड़गंगा ऊपर एकदम, चमोली से भी काफी ऊपर जाके समझ है गया मैं। कहीं, गढ़वाल, गढ़वाल साइड में, गढ़वाल में। गढ़वाल में। हाँ, समझ गया। तो वही हम वही। सीधे जीएम के पास चले गए जी। कि आपको वहां जरूरत है क्या? जीएम ने कहा नहीं, हमने तो कहा ही नहीं है डॉक्टर के लिए, ये किसी ने बेवकूफ बीच में गड़बड़ किया है। तो मैंने कहा ठीक है साहब, इस पे लिख दो कि हमें नहीं चाहिए डॉक्टर। लिखवा लाए उसने। वो डीएमओ की उनकी बदमाशी थी कि इनने हाँ। मुझे जवाब दिया है तो मैं देखता हूँ। हम्म। तो वो तो चल, बहुत बहुत ही आगे आप रिमोट एक एरिया में चले गए एकदम, पहाड़ों के बीच में। हाँ एकदम। पहाड़ी पहाड़ तो होंगे वहाँ। गए ही नहीं, हम्म। गए ही नहीं। तो डॉक्टर साहब, हमने आपके जीवन के हाँ, बारे में आज बहुत कुछ बातें हमको जानकारी हुई, बहुत कुछ बातें हमने आपके बारे में जानी। आपका जीवन परिचय बड़ा ही सुंदर रहा। और इस लिंक का समय समाप्त होने को है। तो 10 मिनट के बाद आपसे नए लिंक पर मिलते हैं और उसमें आपके साहित्यिक जीवन की यात्रा के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी समय से जुड़ जाएं और सुनेंगे डॉक्टर साहब को नए लिंक में। नमस्कार। नमस्कार।